आदाब, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। नाज़रीन, आज अल्लाह ताला खुसूसी दुआ है आपके लिए कि अल्लाह ताला तमाम लोगों को, बनी और इंसान को, ये जो कुदरती तबाहियाँ होती हैं इनसे महफूज रखे। जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको ख़ास तौर पर उनके लिए दुआ है कि वो भी अल्लाह ताला के उन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। वाक़या, ये जो बदकिस्मत वाक़या है बारिश के हवाले से जो इस्लामाबाद में भी हुआ, ये DHA-5 में और बाबू साहब टॉप के हवाले से उस पर बात करनी है। उसकी कुछ पॉलिटिक्स जो है वो उसमें, ये जो टेलर मेड हमारे यहाँ तबाही आती है इस पर कुछ बात करेंगे। उसके साथ साथ एक बड़ी और बदकिस्मत खबर है, एक और मदरसे में एक और बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और बच्चा जान से चला गया है। ये क्या फिनोमेना है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इनका स्कूलों के साथ जो तकाबुल किया जाता है उस पर थोड़ा देखेंगे। उसके बाद PTI के मामला हैं। मिसाल के तौर पर मुराद सईद जीत गए हैं, सेनेटर जीत गए। मुराद सईद का बयान आ गया, उन्होंने क्या कहा, मुराद सईद को क्यों किससे जितवाया और एस्टेब्लिशमेंट ने उसको क्यों जीतने दिया, ये बड़े सवालात उठे। अब मैंने इसका जवाब तलाश करने की कोशिश की है और मैं उसके ऊपर तफसील से आपसे बात करूँगा। उसके साथ साथ PTI के ख़िलाफ़ कुछ सख्ती आती दिखाई दे रही है और उस हवाले उस तनाजुर में बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं ज़रा वो जो स्वात में बदकिस्मत वाक़या हुआ। नाज़रीन, स्वात में एक जगह है ख्वाजा खेला, मदरसे का मदरसा है। वहाँ एक तालिब इल्म 14 साल फरहान, उस पर उस्ताद ने तशद्दुद किया। ग़ालिबन 2 उस्तादों ने तशद्दुद किया होगा या एक ही ने किया, ये अभी तफसीलात नहीं आई, लेकिन वो बच्चा शहीद हो गया। मेरे नज़दीक वो शहीद है। जो उस्ताद का तशद्दुद है वो नाजायज़ तशद्दुद है और नाजायज़ तौर पर तशद्दुद करके अगर आप किसी को हलाक कर दें तो वो शहीद है। और पुलिस ने दोनों असातिज़ा को गिरफ़्तार कर लिया, मदरसे को बंद कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि मदारिस में ही ये क्यों होता है? मेरे कुछ दोस्त हैं जो मदारिस के हक़ में, मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है मदारिस के एग्जिस्टेंस पर, लेकिन उनको लॉ और अबाइड करना चाहिए ना, कानून पर अमल करना चाहिए, इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। कुरान ये कहता है कि एक इंसान की मौत सारी इंसानियत की मौत है, एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। तो ये जो मौलवी रोज़ मार देते हैं, मेरे वालिद साहब भी हाफिज़ कुरान थे, नमाज भी पढ़ाते थे, लेकिन वो साथ जॉब करते थे अपनी अर्निंग के लिए। तो ये जो लोग रोज़ मार देते हैं, खुद अरबों रुपए की जायदादें बना लेते हैं। वो मुफ्ती नईम साहब की 5 अरब रुपए की जायदाद निकली, वो मुफ्ती तारिक जमील साहब की कितनी जायदाद है, वो बैंक के मामला भी उनके ख़राब हुए। तो इस तरह नाज़रीन, ये बड़ा मसला है। ये जो आपका इंटरेस्ट है ना, माली फ़ायदा। फिर उसके बाद ये जो मदारिस से कहानियाँ वाबस्ता है, मौलवी एजाज के साथ जो कहानियाँ वाबस्ता है, मैं इनको उलमा नहीं कहता। जो ऐसे लोग हैं वो उलमाए सू हो सकते हैं, उलमाए हक़ नहीं हो सकते। मैं इसको नहीं कह, उनको उलमा नहीं मानता हूँ। वजह क्या है? वजह यह है कि स्कूलों के साथ तकाबुल किया जाता है। सरकारी स्कूलों में भी तशद्दुद होता है। सरकारी स्कूलों में तशद्दुद होता है, बच्चा मरता नहीं है। एक आध दफ़ा हुआ था कि बच्चे की हड्डियाँ टूटी, पसली की हड्डियाँ टूटी, वो टीचर गिरफ्तार हुआ, सज़ा भुगती। लेकिन मदारिस में तो ये आए रोज़ की बात बन गई है। आए रोज़ का ये रूटीन हो गई है मदारिस में कि वो कहते हैं कि जनाब रोज़ाना कहीं ना कहीं किसी न किसी मदरसे से खबर आती है जिनसी तशद्दुद जो है बच्चों के साथ, वो तो एक रूटीन बन गया है। ये इस्लाम के दाई हैं, ये पेशवा हैं, मजहबी पेशवा हैं, ये लीडर हैं, लीडर ऑफ द पब्लिक ओपिनियन होने के साथ साथ मज़हब के भी लीडर हैं। क्योंकि इनको देखकर लोग इस्लाम सीखेंगे, इनकी वज़ाक़त से लोग इस्लामी वज़ाक़त इख्तियार करेंगे, इनके रवैये से लोग इस्लामी रवैया इख्तियार करेंगे। ये अगर ये करेंगे तो आम आदमी क्या करेगा, मेरे आप जैसा क्या करेगा जिसको मज़हब के लिए रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती है। ये फ़र्क है। और रोज़ाना मदारिस में ऐसी खबरें आती हैं, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिस्टम में ख़राबी है। मदारिस के सिस्टम में उसको ठीक करने की ज़रूरत है। हमारे सिस्टम में, हमारे माशरे में भी तशद्दुद आम है, लेकिन जो तशद्दुद मौलवी के जहन में है वो किसी और जगह नहीं है। वो टीचर अगर जो है वो मजहबी माइंड सेट का होगा और मुतदिल होगा तो बच्चों को, और हमें पढ़ाते रहे, वो बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाएगा। लेकिन अगर वो मौलवी नहीं है और माइंड सेट उसका मौलवी माइंड सेट है, तो फिर जो है वो खराबी करेगा, मारेगा भी। हमने भी स्कूलों में बचपन गुजारा, कॉलेजेस में गुजारा, जवानी गुजारी। ये बड़ा मसला है, इसी को ज़रा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ये पाकिस्तान की साख का भी मामला है। और अल्लाह ताला जो है वो हिम्मत दे रियासत को कि वो सज़ा दे सके मौलवियों को। इन मौलवियों को निशान इबरत बनाने की ज़रूरत है।
وہ مجھے یاد ہے قصور میں ایک واقعہ ہوا تھا اسی طرح کا جنسی تشدد، تو اس کے بعد وہ علامہ ابتسام الہی ظہیر اور پتہ نہیں کون کون سے علماء آ گئے تھے اور انہوں نے کہا او جی غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی، غلط فہمی ہو گئی. بھائی جنسی تشدد کوئی غلط فہمی ہے، ریپ بچے کا ریپ کوئی غلط فہمی ہے، یہ بڑا پرابلم ہے. اس چیز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو آپ ہیوی ہینڈ سے جو ہے نا وہ ڈیل کر سکتے ہیں، پیار محبت سے ڈیل نہیں کر سکتے. پیار محبت کا مرحلہ آپ گزر گیا. نادینہ باتیں ذرا یہ سیلابی صورتحال کی جانب سیلابی صورتحال ہے، لیکن قسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم بطور پاکستانی ریاست کی وارننگ ہو یا ایڈوائس ہو اس کے اوپر عمل ہی نہیں کرتے. مجھے یاد ہے 1992 میں دریا جہلم میں کنارے گاؤں ہوتا تھا، وہاں اس کی وارننگ جاری کی گئی. 3 دن تک ڈی سی مساجد سے اعلان کرتے رہے، لوگوں نے چھوڑنے سے انکار کر دیا. اس کے بعد وہ لوگ بہہ گئے اس پانی میں، پانی کا ریلا آ گیا، لوگ بہہ گئے. کراچی میں لیاری میں بھی حال ہی میں عمارت گری، کیا ہوا؟ لوگ جانوں سے گئے. حکومت تو بڑے عرصے سے کہہ رہی تھی. حکومتیں جہاں ذمہ دار ہوتی ہیں وہاں میں اور آپ بھی ذمہ دار ہوتے ہیں. یہی ہوا. یہ میں بچپن سے جو ہے وہ ٹریولنگ کا شوقین ہوں، خبریں بھی سنتا ہوں، موسمیات کے بارے میں بھی دلچسپی رکھتا ہوں. ہمیشہ یہ خبریں آتی ہیں کہ جناب جون جولائی میں مت جائیے، پہاڑوں کی جانب مت جائیے، وہاں لینڈ سلائڈنگ ہوگی، خاص طور پر خیبر پختونخوا کے یہ جو شمالی ایریاز ہیں یہاں اور آگے گلگت بلتستان. بابو سر ٹاپ پر کیا خیبر پختونخوا ختم ہوتا ہے اور گلگت بلتستان شروع ہوتا ہے. وہ تو شکر ہے کہ وہاں کے لوگ اچھے ہیں اور ان علاقوں کا، اور انہوں نے لوگوں کو جو پھنس گئے انہوں نے ان کی دیکھ بھال بھی کر لی. لیکن بہت ساری گاڑیاں گر گئیں، 150 سے زیادہ لوگ پھنس گئے، کئی لوگ جو ہے جاں بحق ہو گئے. ایک ڈاکٹر ہے بدقسمت ملتان کے، ان کا بھائی، ان کی بیوی، ان کی اپنی بیگم، ان کے بھائی کے ساتھ ان کی بیگم شاید، اور ان کے بچے ڈاکٹر صاحب کے، یہ سب جاں بحق ہو گئے. یہ نقصان ہے. اور یہ نقصان کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم ریاست کی جو وارننگ ہے اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے. یہ ہمیں توجہ دینی ہوگی. اور باقی مراحل بعد میں پہلے ذمہ دار ہوں. اگر میں دریا میں کود جاؤں جو ہے وہ بھپرتے دریا میں، تو پہلے ذمہ دار میں ہوں، ریاست بعد میں آتی ہے. اب آتے ہیں ذرا اسلام آباد کے واقعے کی جانب. اسلام آباد میں بھی گزشتہ روز بھی یہاں بہت آیا، 150 ملی میٹر بارش ہوئی. یا سید پور میں، یہ بالکل مارکلا کے یہ جو میرے پیچھے شیشہ ہے یہاں سے وہ پہاڑ دکھائی دیتے ہیں دن میں، مارکلا کے دامن میں ہے اور یہ بڑی مشہور جگہ ہے. یہاں جہانگیر، مغل بادشاہ جہانگیر اور نور جہاں کی منگنی بھی ہوئی تھی، اور بھی ادھر اس کی بڑی تاریخ ہے. تو وہاں نالا بفر گیا، گاڑیاں اس میں بہہ گئیں، لیکن وہ گاڑیاں نکال لی گئیں. شکر ہے کہ وہاں سے کسی ہلاکت کی خبر نہیں آئی. لیکن آج ایک تو دریا سواں سے میں یا کاک پل کے قریب ایک نوجوان کی لاش ملی ہے. ایک کو صبح بچا لیا گیا تھا دمیال کیمپ میں، لیکن بدقسمت باپ بیٹی، ایک ریٹائرڈ کرنل تھے وہ اور ان کی بیٹی، 25 سالہ بیٹی کو کہیں پہنچنا تھا، وہ ان کو گیٹ تک چھوڑنے جا رہے تھے، پانی کا شکار ہو گئے. اس میں جو میں نے ویڈیو دیکھی اس میں بچا جا سکتا تھا، ان کو بچایا بھی جا سکتا تھا، مگر کچھ غلطی تو کرنل صاحب کی تھی. جب گاڑی پانی میں گری تھی تو ان کو فوراً نکل آنا چاہیے تھا. گاڑی کو بھی پکڑتے تو اس سے شاید گاڑی رک جاتی، لیکن وہ بس ان کی آئی ہوئی تھی تو چلے گئے. ابھی تک ان کی لاش کو تلاش نہیں کیا جا سکا. گاڑی کو ڈوبتا دیکھ رہے تھے لوگ ان کی مدد کر سکتے تھے، رسوں سے مدد کر سکتے تھے. یہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے، میں منظر پر نہیں تھا. یہ بڑا ہے بدقسمت واقعہ ہوا ہے. لیکن یہ جو میں آپ کو یہ جو نقطہ بتا رہا ہوں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دریا سواں کی چوڑائی جو ہے وہ 600 فٹ ہوا کرتی تھی. اب یہ تاریخی طور پر 600 فٹ ہے. تاریخی طور پر 600 فٹ ہونے کا مطلب یہ کہ اتنا پانی اس سے پہلے آتا رہا ہے کہ دریا کو 600 فٹ چوڑا رکھا قدرت نے. اتنا پانی بھی آتا رہا، اس کے نشانات بھی ہوتے ہیں. اب کیا ہے، اب تو 200 فٹ ہے. آپ یہاں دیکھ رہے ہیں پیچھے باکلا ٹاؤن ہے، اس کے پیچھے بھی دریا سواں گزرتا ہے. سوہان آبادی ہے، پھر اس طرف آگے جائے تو بھی دریا سواں گزرتا ہے. بہت سارا جو ہے نا وہ دریا جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پر کہیں چوڑا ہے، لیکن اکثریت 200 فٹ کی ہے. یہ کس نے کیا؟ یہ تمام لوگوں نے کیا. میں اور آپ بھی اس کا ذمہ دار اس لیے ہیں کہ جب ہم مکان خریدتے ہیں تو ہم ان چیزوں کا دھیان نہیں کرتے. ہمارے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. یہ پرابلم ہے ہمارا. ہمیں دھیان رکھنا ہوگا. نالا لئی کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دوں کہ نالا لئی 64,000 انسٹالڈ کیپیسٹی کا اوریجنل فریش واٹر اسٹیم ہوا کرتی تھی. اس کے نزدیک باغ سردارہ بھی ہوتا تھا، پھولوں کے باغات تھے. اب وہ گندا نالا بن کے رہ گیا ہے. 1980 تک یہ ٹھیک تھا. ضیاء الحق جب تشریف لائے تو اس کے بعد وہ انہوں نے بلدیاتی الیکشن کرانے تھے، پیپلز پارٹی کو شکست دینی تھی اور سیاسی جماعتوں کو شکست دینی تھی، تو لا کے ووٹر بسائے گئے، کچی بستیاں بنائی گئیں اور نالا لئی جو ہے وہ اب 15 سے 20 ہزار کا کیوسک کا رہ گیا ہے.
20 फुट पानी चला जाए तो अब सायरन बजने लगते हैं। 21 फुट पानी बहुत ख़तरनाक हो जाता है, और 2002 में इससे काफ़ी तबाही भी मचाई थी। तो ये हमने किया है अपने रियासत के साथ, हमें भी ज़रा अपनी अदाओं पर गौर करना चाहिए। अब आ जाते हैं नाज़रीन ज़रा सेनेट इलेक्शन की। जारी बड़ी तनकीद हो रही है सेनेट इलेक्शन पर। हत्ता कि आज मुराद सईद का भी एक ट्वीट आ गया। उन्होंने ये फरमाया कि जनाब मुझे इमरान खान ने हिदायत की थी, तो मैंने जीत भी गया हूँ, मैंने कागजात भी जमा करा दिए, बड़े मराइल से मैं गुजर गया, लेकिन क्या फ़ायदा, मैं हल्फ भी नहीं ले सकता और शिरकत नहीं कर सकता। ये उनका कहा। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने, लेकिन उन्होंने एक बात कही अपने बारे में, उन्होंने कहा इमरान खान ने मुझे कहा कि तुम मेरे पोस्टर बॉय हो और मुझे इसके ऊपर फ़ख्र है। अब वो पोस्टर बॉय खुद ये कह रहा है कि मैं तो हल्फ लेने नहीं आ सकता। पार्टी ने उसको नामजद किया, लेकिन उसको एक्चुअली नामजद किसने किया? नामजद इमरान खान ने किया। ये सब कहानियाँ हैं कि बैरिस्टर साहब ने लिस्ट तब्दील कर दी और ये कर दिया और वो कर दिया। दोनों बहनें मिलकर आई हैं आज इमरान खान साहब से, माफ़ कीजिएगा, चौधरी ज़हीर अब्बास मिलकर आए हैं इमरान खान साहब से, और बैरुन्निसा जो उनकी बेगम बुशा बीबी की भाभी है वो मिलकर आई हैं। बहनें आज नहीं मिल सकी, लेकिन पहले तो मिलकर आई थी पिछले मगर उस वक्त बता देती कि लिस्ट कोई नहीं दी किसी ने। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये तो मैसेज देना था एस्टेब्लिशमेंट को कि आप जो मर्जी कर लो, ये मैं इसके साथ हूँ। वो मैसेज इमरान खान ने दिया। अब वो जीत गए, वो जीते हैं अली अमीन गंडापुर की हिकमत अमली से। उन्होंने सारा स्टेज सजाया, सब कुछ किया, अपनी धाक बिठाई, और ये मतलब अब तासुर ये दिया जा रहा है कि इसको कौमी सतह पर ले जाया जाएगा, कि इसको अब मफाहमत की जानिब खबरों में तब्दील किया जाएगा। पता नहीं, हो सकता हो जाए। लेकिन मैंने फिर अपने सोर्सेज दौड़ाए, उनसे बात की, कुछ दर्जनों लोगों से बात की। उनका ये कहना है कि एक तो क्योंकि मुराद सईद जमा करा दिया कागजात, तो एक लीगल प्रोसेस था, पहले भी किसी ने कोई मदाखलत नहीं की। लोग उनके मुखालिफ उम्मीदवार उन पर एतराज़ करते रहे, जिनके पीछे कुछ नहीं था। फिर अब तो पार्टी के लोगों ने भी कुछ किए थे एतराज़ात, तो वो इस मरहले तक आ गए, और फिर हमें तो कोई रोकने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये एस्टेब्लिशमेंट के हल्के कहते हैं, इसलिए कि ये दुनिया की नज़रें होती हैं पाकिस्तान पर, एक प्रोपेगेंडा हो रहा होता है, तो एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को, वो उनका ये कहना है कि बहुत पीछे रखना चाहती है तनाज़ात से, और हमने बिल्कुल कोई मदाखलत नहीं की। अब बताए, पीटीआई बताए कि कौन सा जुल्म हो रहा है, और फिर आगे तहरीक चलनी है। जब तहरीक चलनी है तो फिर इसको प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता और बबल्स पैदा किए जाते। तो हमने अपने तौर पर अपने आप को अलग रखा, जो नतीजा आ गया बस ठीक है, हमें कबूल है। अब ये तो मामला हो गया, लेकिन इसके साथ साथ अब आज से पीटीआई पर कुछ सख्ती भी दिखाई दी है, क्योंकि सरगोधा में मलिक अहमद बचर जो पंजाब असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन है, अहमद चट्ठा जो MNA हैं वज़ीराबाद से, हामिद नासिर चट्ठा साहब के साहबजादे हैं। हामिद नासिर चट्ठा साहब स्पीकर रहे हैं कौमी असम्बली का, और मोहम्मद खान जुनेजो ने उन्हें स्पीकर बनाया था। जब उनकी हुकूमत गई तो वो मोहम्मद खान जुनेजो के साथ थे, और आखिर वक्त तक वो नवाज शरीफ के मुखालिफ रहे। वो एस्टेब्लिशमेंट के हाथों नहीं बिके। अहमद चट्ठा उनके साहबजादे हैं, और उनको भी 10 साल की सज़ा हुई है। फिर एक मलिक एजाज है, उनको भी सज़ा हुई है। अब ये सरगोदा में सज़ाएँ सुना दी गई हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है कौमी असम्बली, उन पर भी नाअहली की तलवार लटक रही है। जमशेद दस्ती नाअहल हो चुके कुछ, उनका तो वो भी आ चुका, शेड्यूल भी आ चुका। अब लाहौर में भी जो है वो दहशतगर्दी की अदालत से कुछ आज कुछ दोस्तों का ख्याल है कि फैसला आज ही आ जाएगा। वो चल रहा है मामला। उसमें शाह महमूद कुरैशी हैं, सेनेटर एजाज चौधरी हैं, उमर चीबा भी हैं, लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, उसके अलावा एजाज चौधरी का तो मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह ये 4-5 बड़े लोग हैं, उनके साथ और भी लोग हैं। 39 लोगों को सरगोदा में सज़ा हुई है। यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं, कोई 40-50 के करीब लोग हैं। देखते हैं कितनों को सज़ा होती है। तो ये मरहला पीटीआई के लिए बहुत ही मुश्किल है। पीटीआई को इसको बहुत देखभाल कर इससे गुजरना होगा। और कानूनी लड़ाई में हमेशा ये कहता हूँ कि कानूनी लड़ाई कानून के अंदाज में लड़नी चाहिए, क्योंकि इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालतें हैं वो हैं ही इसलिए कि जल्दी फैसला करें। 3 महीने होते हैं उनके पास फैसला करने के। तो इसका मतलब यह है कि वहाँ बाज़-औक़ात कई कानूनी नकात रह जाते हैं, इसीलिए उनके ख़िलाफ़ अपील का हक़ भी दिया गया है। उस अपील में फिर बहुत सारी चीज़ें एड्रेस हो जाती हैं। तो अब देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। फ़िलहाल तो उनको सज़ा हो गई, और सज़ा हो गई तो अब लोग उनकी नाअहली का भी इंतज़ार कर रहे हैं। बल्कि पंजाब में तो लोगों ने जो मलिक अहमद बचर के मुतबादिल का भी नाम दे दिया है। ये अखलाकियात है उसी पार्टी की। मलिक कोई रियाज़ अहमद खान साहब हैं, उनका नाम आ रहा है,
اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.